देखिए, चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये तो जमीन से, उसकी मिट्टी से एक कह सकते हैं, एक संवाद होता है। तो आज हम विजयपुर की मिट्टी की कही हुई कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी उस जनादेश की है जो ऊपर से तो बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन उसकी जड़ों में कुछ अनकही दरारें भी हैं। ये है विजयपुर, उपजाऊ मैदानों की धरती। यहाँ के लोग अपनी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ खेतों की कहानी नहीं है, ये एक संवेदनशील सीमा पर बसे हुए क्षेत्र की भी कहानी है। यहाँ डोगरा समुदाय की आबादी ज्यादा है और किसानी तो आप कह सकते हैं इनकी रगों में है। और हाँ, सीमा पर रहने की अपनी चुनौतियां हैं जो यहाँ के लोगों को एक अलग ही पहचान देती हैं। तो यहाँ का जीवन, यहाँ की राजनीति, सब कुछ इसी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए, इस कहानी को हम परत दर परत समझते हैं। इस पूरे विश्लेषण को 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जमीन की हकीकत को जानेंगे, फिर विजयपुर के चुनावी विरोधाभास की गुत्थी सुलझाएंगे। इसके बाद पार्टी और लोगों के बीच की दूरी को समझेंगे और आंकड़ों के पीछे की कहानियों को भी खोजेंगे। फिर शासन के लिए एक ठोस रोड मैप पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि एक जनादेश को सच्चे विश्वास में कैसे बदला जा सकता है। तो आइए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जमीन और जनादेश। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ के लोगों की नब्ज क्या कहती है, यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है और उसके अंदर तनाव कहाँ है। देखिए, विजयपुर की अर्थव्यवस्था मोटे तौर पर 3 स्तंभों पर टिकी हुई है। एक तो है खेती, जो यहाँ के सिंचित मैदानों पर निर्भर है। दूसरा है उद्योग, सांबा के पास एक बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, लेकिन उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। और तीसरा है विजयपुर शहर का अपना स्थानीय व्यापार। अब मसला ये है कि इन स्तंभों में दरारें दिखने लगी हैं, औद्योगिक विकास वो रुका हुआ है। किसानों को अपने माल के लिए बाजार तक सही पहुंच नहीं मिल रही, और इसका नतीजा स्थानीय सप्लाई चेन बहुत ही नाजुक हो गई है। और इसी वजह से जमीन पर एक साफ तनाव महसूस होता है। आप युवाओं से बात करें, 18 से 35 साल के, 2019 के बाद से बेरोजगारी को लेकर उनमें भारी निराशा है। उनको लगता है कि नौकरियां स्थानीय लोगों को नहीं, बाहरी लोगों को दी जा रही हैं। फिर आप सीमा पर रहने वाले लोगों को देखिए, वो हर दिन सुरक्षा की चिंता में जीते हैं और अपनी जमीन के हक की मांग कर रहे हैं। और इन सबके ऊपर, चाहे शहर हो या गांव, हर कोई टूटे फूटे इंफ्रास्ट्रक्चर से परेशान है। कहीं पानी ठीक से नहीं आता, कहीं बिजली कटती है, सड़कें खराब हैं। तो यही वो शिकायतें हैं जो चुनावी नतीजों के पीछे की असली कहानी कहती हैं। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। विजयपुर के विरोधाभास को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी पहेली है जहां आंकड़े, सच कहूं तो पूरी कहानी नहीं बताते। एक तरफ जमीन पर इतनी बेचैनी है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी चुनावी जीत। ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 77.56%। ये 2024 के चुनाव का वोटर टर्नआउट है। देखिए, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। ये नंबर साफ साफ बता रहा है कि विजयपुर के वोटर चुप नहीं बैठे हैं, वो उदासीन नहीं हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो सिस्टम से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और उनकी उम्मीदें, हाँ, उनकी उम्मीदें आसमान छू रही हैं। और जब लोगों ने अपना फैसला सुनाया तो वो बहुत ही साफ था। बीजेपी के खाते में गए 52.60% वोट, और जो मुख्य प्रतिद्वंद्वी थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको मिले 22.12%। मतलब जीत का अंतर 19,000 वोटों से भी ज्यादा था। तो अगर आप सिर्फ आंकड़ों को देखें तो ये एक तरफा जनादेश है जो उम्मीदवार चंद्र प्रकाश को मिला है। तो सवाल यही है, इतनी बड़ी जीत के बावजूद असली कहानी क्या है? जमीन पर जो असंतोष है और वोटों का जो ये पहाड़ है, इन दोनों के बीच का सच क्या है? यही सवाल है जो हमारे बाकी के विश्लेषण की नींव रखेगा। तो चलिए, अब इस फासले की, इस डिस्कनेक्ट की थोड़ी चीर-फाड़ करते हैं। आखिर पार्टी और लोगों के बीच ये दूरी बनी क्यों? देखिए, इस विरोधाभास का जवाब किसी एक व्यक्ति में नहीं है, बल्कि ये प्रचार और शासन के सिस्टम में छिपा है। हुआ ये कि अभियान की सफलता एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्रीय कहानी पर बनी थी। अब देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता और केंद्रीय नेतृत्व, ये संदेश एक सीमावर्ती क्षेत्र में बहुत गहराई से गूंजते हैं। ये तो थी ताकत, लेकिन इसी ताकत में एक कमजोरी भी छिपी थी। हुआ ये कि इस राष्ट्रीय कहानी पर इतनी ज्यादा निर्भरता हो गई कि जो स्थानीय मुद्दे थे वो पीछे छूट गए। नौकरियां, सड़कें, पानी, ये सब रोजमर्रा की जरूरतें थीं जो कहीं अनसुनी रह गई। और इस फासले को कुछ और बातों ने और भी गहरा कर दिया।
लोगों में धीरे धीरे ये धारणा बनने लगी कि विजयपुर को कह सकते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। उम्मीदवार को एक एस्टैब्लिशमेंट फिगर और अनुपस्थित नेता के तौर पर देखा जाने लगा। और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े वोट शेयर ने लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ा दी थी, लेकिन जमीन पर उस हिसाब से काम होता हुआ दिखा नहीं। और यहीं पर हमें एक बात याद रखनी चाहिए, हमारे लोकतंत्र की जो नींव है वो बोलने, आलोचना करने और जवाबदेही मांगने के अधिकार पर ही तो टिकी है। जब लोगों के रोजमर्रा के सम्मान पर, उनकी डिग्निटी पर असर पड़ता है तो उनकी आवाज और बुलंद हो जाती है। ये हमारा संवैधानिक ढांचा ही है जो जनता को अपनी बात रखने और बेहतर शासन की मांग करने का हक देता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और आंकड़ों के इतिहास को देखते हैं। ये समझने के लिए कि आज की स्थिति आखिर बनी कैसे, हमें पिछले 3 दशकों के चुनावी सफर पर एक नजर डालनी होगी। जरा बीजेपी के वोट शेयर की कहानी देखिए। 1996 में ये सिर्फ 8.61% था, फिर ये लगातार बढ़ता गया। 2002 में 20.57%, 2008 में 25.64%, 2014 में ये उछलकर 43.45% हो गया और अब 2024 में 52.60%। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये समर्थन रातों रात नहीं बना, इसे व्यवस्थित रूप से दशकों में बनाया गया है। और यही कारण है कि आज लोगों की उम्मीदें भी इतनी ज्यादा हैं। लेकिन इन नंबरों के पीछे एक और भी कहानी है। 2008 से लगातार जो ऊंचा मतदान हो रहा है वो दिखाता है कि यहाँ का वोटर बहुत जागरूक है। पर साथ ही एक और फैक्टर था, विपक्ष का वोट लगातार बटा रहा और इसी बटे हुए विपक्ष ने 2024 में जीत के अंतर को और बड़ा दिखाने में मदद की। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन था, बढ़ता हुआ समर्थन और बटा हुआ विपक्ष, जिसने एक बड़ी जीत तो दे दी, लेकिन जमीन पर जो निराशा पनप रही थी उसे कहीं न कहीं छिपा दिया। तो ठीक है, समस्या का निदान तो हो गया, अब बात करते हैं समाधान की। विश्वास को फिर से बनाने के लिए एक साफ और प्रैक्टिकल रणनीति की जरूरत है। ये रहा एक 90 दिन का एक्शन प्लान, एक तरह की सीढ़ी जो उस फासले को पाटने और जनादेश को सच्चे विश्वास में बदलने का एक ब्लूप्रिंट है। ये रणनीति 5 कदमों की है, 5 सीढ़ियों की। पहला कदम, सुनो, जमीन पर जाओ, लोगों की शिकायतों को नए सिरे से समझो। दूसरा, ऑर्गेनाइज करो, अलग अलग समूहों के लिए समर्पित टीमें बनाओ। तीसरा, कनेक्ट करो, सीधे जनता के बीच पहुंचो। चौथा, डिलीवर करो, छोटे छोटे ही सही पर दिखने वाले काम शुरू करके दिखाओ। और 5वां कदम, एम्प्लीफाई करो, अपनी नई सोच को सही माध्यमों से लोगों तक पहुंचाओ। अब इसमें कुछ ठोस कदम क्या हो सकते हैं? जैसे शिकायतों का एक नया सर्वे करवाना, युवाओं, अनुसूचित जातियों और सीमावर्ती निवासियों के लिए स्पेशल सेल बनाना, जन संवाद रखना ताकि समस्याओं का समाधान मौके पर ही हो, अपने इरादे का सबूत देने के लिए छोटे लेकिन दिखने वाले प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करना, और फिर व्हाट्सएप और लोकल रेडियो के जरिए इस नए अप्रोच को लोगों तक पहुंचाना। देखिए, ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये राजनीतिक कल्चर में एक बुनियादी बदलाव लाने की बात है। तो अब हम पहुंचते हैं अपने विश्लेषण के आखिरी चरण पर, जनादेश से विश्वास तक का सफर। ये किसी भी लीडरशिप की यात्रा का आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव होता है। यहाँ एक नेता को एक पुल की तरह काम करना होता है, एक ऐसा पुल जो केंद्र सरकार की योजनाओं और संसाधनों को विजयपुर की स्थानीय जरूरतों से जोड़ सकें। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि राष्ट्रीय नीतियां सिर्फ कागज पर न रह जाए, बल्कि जमीन पर नौकरियों और अवसरों में बदलें, ताकि लोगों को उसका असली फायदा मिले। और यहीं पर जिम्मेदार शासन का एक और पहलू सामने आता है, जानकारी का सही इस्तेमाल। देखिए, लोगों की जानकारी का उपयोग उनकी सेवा के लिए है, उन पर नियंत्रण करने के लिए नहीं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे देश के कानून भी यही कहते हैं कि हर नागरिक की प्राइवेसी का सम्मान होना चाहिए और उनकी जानकारी का इस्तेमाल केवल उनकी साफ सहमति से ही होना चाहिए। विश्वास इसी सम्मान से पैदा होता है। तो इस पूरी बात का सार शायद इस एक वाक्य में छिपा है कि वोट का अंतर दरअसल विश्वास का एक कर्ज होता है और इसे विकास और सम्मान के ब्याज के साथ चुकाया जाना चाहिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अंत में एक शांत लेकिन स्पष्ट चेतावनी, 19,000 वोटों का ये अंतर कोई मजबूत किला नहीं है, ये एक जलाशय की तरह है। अगर लगातार काम और सम्मान से इसे भरा नहीं गया तो ये सूख जाएगा और 2024 की ये शानदार जीत 2029 की हार का बीज भी बन सकती है।
अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।